आदिवासियों के मसीहा, जुल्म शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले वीर बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को पूरे राष्ट्र को प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में समर्पित किया और इस वर्ष आज़ादी का अमृत उत्सव भी मनाया जा रहा है। ये सारी घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई हैं। हम आपको ये बताते चले कि आज़ाद भारत में पावर को डिसेंट्रलाइज किया, अर्थात पावर का विकेंद्रीकरण किया गया ताकि लोगों तक योजनाएं पहुंचे, ताकि योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे और जनता उसके लाभुक हो और उनकी खुशहाल जिंदगी हो सके, उनकी चौतरफा विकास हो। सत्ता का विकेंद्रीकरण माने एक प्रधानमंत्री पूरे भारत को नहीं चला सकता, एक राष्ट्रपति पूरे भारत को नहीं चला सकता। उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। गांव से लेकर केंद्र तक जहां योजनाएं बनती है वहां भागीदारी जनता का होना चाहिए, इसकी योजना बनाई गई है। देश में केंद्र सरकार के अलावा 29 राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। केंद्र सरकार योजनाएं बनाती हैं, पॉलिसी बनाती है, उन पर डिबेट होता है और उसके लिए लोकसभा बना हुआ। लोकसभा में हम अपने प्रतिनिधियों को विभिन्न राज्यों से चुनकर भेजते हैं। उसी प्रकार अनेक राज्यों में जाए तो वहाँ पर विधानसभा होती है और विधानसभा में भी हम अपने प्रतिनिधियों को एमएलए और विधायक के रूप में भेजते हैं और वो भी वहाँ पर विधानसभा में बैठकर योजनाएं बनाते हैं ताकि जनता को लाभ मिल सके, योजना उनके अनुसार बने और उनका समृद्धि हो, उनका विकास हो। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, भले ही हम आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, भले ही हम गौरव जनजाति समाज का मना रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको चौतरफा तरीके से देखें, अगर हम उसको पैनी निगाह से देखें तो किस तरीके के हालात उनके लिए बने हुए हैं उसको समझना निहायत ही ज़रूरी है। अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड राज्य 40% से ज़्यादा खनिज संपदा पूरे देश को देने वाला, और यहाँ के मुख्यमंत्री भी बोलते हैं कि अगर हम कोयला यहाँ से देना बंद कर दें तो पूरे देश का बिजली ठप हो जाएगा, पूरे देश का मशीनरी समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को आप समझिए कि ये राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को और इस राज्य की हालात जो आदिवासियों ने जो ज़मीनें दी संयंत्र लगाने के लिए, विकास के लिए, तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह का विकास यहाँ पर हो रहा है। हमारे पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही होंगी और इसी तरीके का विकास, चौड़े चौड़े सड़क भी दिखेंगे। सड़क पर आपको बताया भी जाएगा, वो माइलस्टोन लगा होता है, वो प्रदर्शित होता है कि वो रास्ता कहाँ ले जा रहा है। भले ही रास्ता उबड़ खाबड़ हो, लेकिन आप मंजिल तक अवश्य उस जगह तक पहुँच जाएंगे। लेकिन जहाँ तक नीति की बात है, आज़ाद भारत हुए 75 साल हो गए, तमाम नेता लोग जो है जनता तक वायदा किए, तमाम पार्टियों की सरकार बनी, लेकिन योजनाएं कहाँ तक लागू हुए, किन लोगों को फ़ायदा हुआ, ये सोचने की बात है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में जो आदिवासियों ने है उन्हीं के ज़मीन से खनिज को निकाला गया और लगभग अगर 10 साल की हम आंकड़े को ले तो 10 लाख करोड़ की जो है राजस्व केवल खनन से ही प्राप्त केंद्र सरकार को हुई। आदिवासियों के ज़मीन से ही तांबा, लोहा, कोयला, हर चीज़ का खनन हुआ और जहाँ तक राष्ट्र निर्माण की बात हो तो उन्हीं की ज़मीनों को ली गई। और विस्थापन की सवाल पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विस्थापित आदिवासी समाज के ही लोग हुए। लेकिन आज हम अगर इस चीज़ को बोले, आज प्रधानमंत्री आदिवासियों की बात करते हैं, आज अनेक नेता आदिवासियों की बात करते हैं, विपक्ष भी आदिवासियों की बात करते हैं। और अगर झारखंड राज्य में भी हम देखें तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो कि खुद आदिवासी है, माननीय हेमंत सोरेन जी, वो भी आदिवासियों की ही बात करते हैं, विपक्ष के नेता भी आदिवासियों की ही बात करते हैं। लेकिन जब से भारत आज़ाद हुआ उस तरीके से अगर हम देखें कि किस तरीके का विकास का मॉडल पूरे देश में अपनाया गया, तो हम आज इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, इस बात से रूबरू होते हैं कि आज भी आदिवासियों तक जो विकास का प्रवाह होना चाहिए था, जो धारा बहनी चाहिए थी, शायद वो धारा नहीं पहुंची। ये इस बात से कहा जा सकता है कि आज पूरे झारखंड का अगर बजट को हम देखें तो वो 85,000 करोड़ के लगभग बजट 2020-21 के लिए झारखंड सरकार ने एलोकेट किया है। लेकिन अगर विगत 10 वर्षों की बात करें तो खनिज संपदा से ही केंद्र सरकार को लगभग 10 लाख करोड़ का जो है फ़ायदा होता है। लेकिन जो पॉलिसी बनती है वो पॉलिसी किस हद तक
यहाँ के लोगों को या फिर आदिवासियों को लाभ पहुँचाता है, ये सोचने वाली बात है। आज हम झारखंड राज्य का ही बात करें तो 40% से ज़्यादा खनिज संपदा से परिपूर्ण ये राज्य पूरे देश को लोहा देता है, कोयला देता है या फिर तांबा देता है, इस तरीके की सारी चीज़ों को वो देती हैं। एल्युमिनियम, बॉक्साइट, जितने भी चीज़ें हैं वो यहाँ से मिलती हैं और इस बात का फ़ख्र यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन भी करते हैं और वो जगह जगह जहाँ पर जाते हैं आदिवासियों के बीच में उनके कपड़े को पहनते हैं और अपने आप को आदिवासी दिखाते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम आदिवासी के शुभचिंतक ही हैं और हमारा जो राज्य है वो आदिवासी के नीति को लेकर कितना संवेदनशील है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री की भी अगर बात करें जो नरेंद्र मोदी है तो वो भी आदिवासियों के बीच में जाते हैं और आदिवासियों के बारे में ये बोलते हैं कि तमाम सरकारों ने जो आदिवासियों के बारे में काम नहीं किया, उनके लिए जो काम नहीं किया वो भाजपा की सरकार अभी केंद्र में बैठकर आदिवासियों के लिए कर रही है। और इसी के कड़ी में उन्होंने कहा कि आज तक जो आदिवासियों को सम्मान नहीं मिला था वो सम्मान जनजातीय गौरव दिवस मनाकर पूरे राष्ट्र को उन्होंने समर्पित करने का काम किया। लेकिन यहाँ मुद्दे वाली बात यहाँ सोचने वाली ये बात है कि अगर हम गुजरात की ही बात करें जहाँ पर कि नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, जहाँ से वो आते हैं, और उसी तरीके से मध्य प्रदेश में का बात करें जहाँ पर कि आदिवासियों की जनसंख्या सबसे अधिक है, सब राज्यों से वहाँ पर अधिक है, जहाँ पर कि भोपाल से उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ किया और केंद्रीय कारा जो थी पहले की जो रांची में स्थित है जहाँ पर कि बिरसा मुंडा शहीद हुए थे, उस जगह को जो है संग्रहालय का रूप दिया गया और उसको देश के लिए वो समर्पित किए। ये अच्छी बात है, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा हो, वीर बुद्धू भगत हो, सिद्धू कान्हू हो, इस तरीके के जितने भी नेता इस मिट्टी से पैदा हुए या फिर जो जनजातीय समाज में एक अहम जिनकी योगदान है और पूरा समाज आदिवासी समाज उसको मानता है, तो ये देखने वाली बात है कि आज हकीकत में क्या जो शहादत उन्होंने दी, क्या उनका जो विकास होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, चाहे वो हर चीज़ की बात हो जो एक फंडामेंटल राइट के रूप में उनको मिलना चाहिए, क्या वो मिला, इस बात को सोचना होगा। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है और तमाम सरकारें यहाँ पर आई। जेएमएम की भी सरकार अभी वास्तव में अभी फिलहाल है, गठबंधन की सरकार है और उसी तरीके से विगत वर्षों में भी हम देखें तो तमाम पार्टियों ने, यहाँ भाजपा ने भी सबसे ज़्यादा शासनकाल उनका रहा, जब सबसे लंबे समय तक उन्होंने शासन करने का काम यहाँ पर किया। लेकिन वास्तविक हालात अगर झारखंड प्रदेश के देखें और साथ ही साथ देश के भी हम देखें तो जिन ज़मीनों से उनका विस्थापन हुआ, जिन ज़मीनों से उन्होंने खनिज को निकालने का काम किया, उनका हालात इस देश में आज कैसा है ये विचारणीय है। आज झारखंड में ही अगर बात करें तो 58% से ज़्यादा आदिवासी जो है गरीबी रेखा के नीचे रहने में मजबूर है और ये गरीबी रेखा वर्तमान की परिस्थिति में जो उसको डिफाइन करता है वो बताता है कि हर वो परिवार जो महीना 20,000 आपके ग्रामीण क्षेत्र में और 30,000 शहरी क्षेत्र में कमाता हो वो गरीब है। और उसी तरीके से अगर हम देखें अन्य समाज की बात करें तो 10,000 अगर औसतन हम पर कैपिटा इनकम की बात अगर करें तो वो 1 लाख रुपया सालाना है, 1 लाख रुपया सालाना है, मतलब 10,000 रुपये के लगभग महीने में आता है। और उसी तरीके से अगर हम जनजातीय समूह की बात करें तो 20 से 30,000 जो है अधिकांश लोग जो पर कैपिटा इनकम है उनकी है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिनके पास खनिज था, जिनके पास संपत्ति थी, जिनके पास संसाधन थे, उनकी अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो 20-30 हज़ार पे ही आकर लटक जाती है। और वहीं दूसरों की अगर बात करें जनरल पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो 1 लाख रुपए के लगभग होता है। ये सोचनीय बात है। और उसी तरीके से आप अगर हर राज्यों की तुलना करें तो आप देखेंगे कि गरीबी जिस तरीके से है तो आदिवासी समाज में गरीबी जो है चरम पर है। वो 58% गरीबी आदिवासी समाज में केवल झारखंड में ही है। जिस ज़मीन पे शहीद बिरसा मुंडा हुए, जिस ज़मीन पर सिद्धू कान्हू जैसे शख्स हुए, वहाँ के लोग आज भी गरीब ही हैं। तो इस बात की आज चर्चा करने की ज़रूरत है कि आज जो है कृषि कानून को वापस लिया जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो केंद्र में जो नीति बनती हैं, जो पॉलिसियाँ बनती हैं, क्या वास्तविक तौर पर
गांवों तक वो डेलीगेट हो पाते हैं? क्या वो पॉलिसी की जानकारी गांव के व्यक्ति जो अंतिम पायदान में रहते हैं उन तक पहुंच पाती है? तो ये व्यवस्था जो बनाया गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, पंचायत समिति, ग्राम समिति, ये सारी चीज़ें जो बनाई गई है, ये एक सोच थी कि किस तरीके से योजनाओं का लाभ एक एक व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन आज जिस तरीके के हालात देश में बने हुए हैं और ख़ास करके आदिवासियों की हालात जिस तरीके से पूरे देश में है, हमने तो बिरसा मुंडा के जो गांव है उलीहातू, वहाँ पर भी कवर किया, तो इस चीज़ को पाया कि भगवान बिरसा मुंडा जिस गाँव में जन्म लिए, उस गाँव के 200 परिवार में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, सरकारी शिक्षक बना हो। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं लागू हैं। भले ही आज सरकार गौरव दिवस मना रही है अनुसूचित जनजाति के लिए, लेकिन ये बात देखने वाली है कि वीर बुद्धू भगत का जो गांव है, सिद्धू कान्हू का जो गांव है, वहाँ सड़कें तो अवश्य पहुंची, लेकिन उनके जो खनिज है, जो आदिवासियों का अधिकार है, क्या उनको मिला या नहीं मिला? आज भी क्या उनको जो नीतिगत जो चीज़ मिलनी चाहिए थी, जो उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए थी, जो उनकी भागीदारी होनी चाहिए थी स्वामित्व में, खनिजों में, क्या उनको मिली? ये सोचने की ज़रूरत है। तो आज आप देख सकते हैं कि झारखंड राज्य भले ही बना और यहाँ पर 81 विधायक चुन के हम ज़रूर भेजते हैं और उसमें से 28 जो है अनुसूचित जनजाति विधायक ही होते हैं, और उसी तरीके से देश में अगर हम देखें तो 47 अनुसूचित जनजाति के सांसद होते हैं जो लोकसभा में जन सरोकार के मुद्दे को लेकर, आदिवासियों के अधिकार के मुद्दे को लेकर उनको आवाज़ उठाने की एक अधिकार प्राप्त है। लेकिन आज सोचने की ज़रूरत है कि क्या संवैधानिक अधिकार जो तमाम आदिवासियों को संविधान में प्रदत्त है और जो मिले हैं, क्या वास्तविक हालात में उनको मिले? चाहे वो 5वीं अनुसूची की बात हो। आज जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के दौर में बड़े बड़े इमारत को खड़ा करके ये साबित किया जा रहा है कि यही डेवलपमेंट का मॉडल है, तो आप इस चीज़ को देख के समझ सकते हैं कि अभी हम HEC के एरिया में ही खड़े हैं और ये HEC खास तौर पर आदिवासी मूलवासी के ज़मीन पर ही इसको स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़े बड़े इमारत आपको नज़र आएंगे, बड़े बड़े दुकान यहाँ पर नज़र आएंगे, प्रतिष्ठान जरूर नज़र आएंगे आपको, लेकिन उसमें जो भागीदारी होनी चाहिए, उसमें जो स्वामित्व होने चाहिए, उनको जो तमाम तरह के अधिकार प्राप्त होने चाहिए, शायद वो अधिकार उनको नहीं मिली और इस अधिकार का आवाज़ उठाने वाला आज कोई नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए कि 75 साल तो आज़ादी के हो गए, लेकिन जो उचित शिक्षा, जो एक बराबरी सम्मान के साथ जीवन को जीने का जो अधिकार उनको मिलना चाहिए था, या फिर प्रतिनिधित्व के लिए जो उनको शिक्षा मिलना चाहिए था तमाम पायदानों पर, तमाम विभागों पर, तमाम जगहों पर, क्या वो मिली? ये सोचने की ज़रूरत है। आज इस समाज के लोग जो हैं व्यवसायी भी नहीं बन पा रहे हैं और खनिज के संपदा जो है उन पर अधिकार भी नहीं है, लेकिन दोहन तो हो रहा है, जंगल तो कट रहे हैं, उनका सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत तो खत्म हो रही है। वो इस प्रगति के दौर में, जो टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी जो धार्मिक सांस्कृतिक पहचान है, उनकी जो भाषा का जो पहचान है, वो कहीं ना कहीं खो रहा है। और एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि उनका तमाम जो सारी चीज़ें पहचान की है वो खो जाए और उनके अधिकार की बात करने वाला कोई ना हो। तो इस भारत का परिकल्पना इसलिए नहीं हुआ था, इसमें तमाम लोगों ने भागीदारी दी, स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया, सारा चीज़ न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज वास्तविक हालात को अगर हम देखेंगे तो आप गुजरात की ही बात करिए, जहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं, तो वहाँ जो है कुछ ज़िले ऐसे हैं जो गुजरात में आदिवासियों की हालात को बताता है कि वहाँ भी आदिवासियों की हालात अच्छे नहीं हैं। तो केवल महज कह देने से, घोषणाएं कर देने से और वो आवाज़ मीडिया के माध्यम से बता देने से उनका विकास नहीं होता। आज तमाम गांवों में आप झारखंड के जाकर देखिए, आप इस चीज़ को पाएंगे कि उनका जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर जो उनका अधिकार होना चाहिए था, उसके खनिज पर जो उनका अधिकार होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो उससे पलायित होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका अधिकार छीनता जा रहा है। और आज इस चीज़ को अगर हम देखें तो पलायन की अगर हम बात करें तो आज सबसे ज़्यादा पलायन होने वाला राज्य झारखंड ही है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हर दिन इस बात को बोलते हैं कि 40% से ज़्यादा खनिज देने वाला हमारा राज्य है, अगर हम उस खनिज को बंद कर दें तो पूरे भारत
भारतवर्ष की बिजली बंद हो जाएगी, इस बात की ढिंढोरा भले ही वो पीटते हैं, लेकिन उस राज्य की स्थिति को आप समझिए, जिनके पास खनिज है वहीं के लोग आज पलायित हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए पॉलिसी एसी रूम में बैठकर नहीं बन रही है, एसी रूम में बैठकर बन रही है और वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच रही है, वो डेलीगेट ग्राउंड तक नहीं हो पा रहा है। अब पॉलिसी जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी के तर्ज पे बन रही है, जिसमें कि समेकित विकास आदिवासी समाज का कभी भी नहीं हो सकता, या फिर मूलवासी समाज का भी कभी ही नहीं हो सकता। केवल कंक्रीट की दीवार बना देने से आदिवासियों को अच्छी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य नहीं मिल सकती। ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। तो आप हमारे साथ बने रहे इस अहम मुद्दे को लेकर, डंके की चोट पर हम इसी तरीके के मुद्दे को आपके समक्ष में लाते रहेंगे। अबुआ बिहान देखते रहें, फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टुप्पो का धन्यवाद। जोहार।